क्या अब आप अपनी जो है विरासत में मिली खेती की जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं बेच पाएंगे? क्या आप परिवार के बाकी सदस्यों का हक सबसे पहले होगा? हिंदू परिवारों की पैतृक संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसका असर देश के करोड़ों परिवारों और लाखों एकड़ कृषि भूमि पर पड़ सकता है। अदालत ने साफ कर दिया कि अगर क्लास 1 उत्तराधिकारी अपनी विरासत में मिली खेती की जमीन का हिस्सा बेचना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने ही परिवार के दूसरे उत्तराधिकारियों को खरीदने का मौका देना होगा। आखिर क्या है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 22? कोर्ट ने यह फैसला क्यों सुनाया? इससे आपकी पैतृक संपत्ति के अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी खबर जो है विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये लेवल 1 उत्तराधिकारी, लेवल 2 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस देश में 60% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती हो, एकड़ों एकड़ों जमीन हो, हर एक परिवार से अगर आप बात करिए तो 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा के आसपास का खेत है, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? हर परिवार के पास 10-20 25 बीघा खेती का होल्डिंग नहीं है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 2 एकड़ के आसपास है सर। होल्डिंग बहुत कम पर फैमिली देखें, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ी है उसने फ्रेगमेंटेशन हुई है, बिल्कुल उसने देश में खेती को की होल्डिंग को कम कर दिया है। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक बड़ा माइलस्टोन है विशाल इस संदर्भ में, क्योंकि ये फैसला बहुत लंबे वक्त से चले आ रहे हैं और बहुत लंबे वक्त में आगे भी आने वाले वक्त के जो लिटिगेशंस हैं उनका दरअसल दरवाज़ा बंद कर देता है जी। क्योंकि हिंदुओं की बड़ी आबादी है और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कह दिया है कि साहब, जब कृषि की ज़मीन भी है, आप अगर बेच रहे, पहले घर और जो इस तरह की जो संपत्ति थी उसके लिए जो आर्टिकल 22 जो है या जो एक्ट जो इसका धारा 22 है वो लागू होती थी, अब उसको खेती की ज़मीन के लिए भी कर दिया है। अब होता क्या था, इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में समझे तो हमको इसकी व्यापक स्थितियों का पता चलेगा। मान लीजिए एक परिवार में 3 सदस्य हैं, 3 सदस्यों में जमीन का बंटवारा हुआ, 6 बीघा मान लीजिए जमीन थी, 2 बीघे जमीन का बंटवारा हुआ। 2 भाई 1 बहन है या तीनों भाई हैं, जैसे भी आप देख लीजिए। कोई एक भाई की 2 भाइयों से लड़ाई हो जाती है परिवार में, और ऐसा बड़े व्यापक तौर पर भारतीय परिवारों में मिलेगा जहां संपत्ति को लेकर विवाद आपको नजर आएंगे जी। उसमें आपकी चाहे अचल संपत्ति हो, चाहे चल संपत्ति हो, चाहे मकान का बंटवारा हो, चाहे खेत का बंटवारा हो। अब क्या है कि एक भाई को 2 भाइयों से रार हो गई, उसने कहा कि मैं जमीन बेच दूंगा अपने मेरे हिस्से का जो खेत है। खेत दरअसल चकबंदी हो गई तो ज़्यादातर खेत अब एक साथ ही हो गए हैं। परिवारों के खेत चकबंदी के बाद बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई शहर पे हो जमीन, कोई बीच खेत में हो और कई और जगह हो। हाँ, तो वो जब अब एक जगह आ गए, अब क्या है कि जिस भाई की लड़ाई हो गई बाकी के 2 भाइयों से, वो कहेगा कि मैं अपनी जमीन थर्ड पार्टी को किसी को बेच दूंगा, जिसके साथ मान लो आपकी रंजिश चल रही है, बाकी के 2 भाइयों की रंजिश नहीं भी चल रही, लेकिन थर्ड पार्टी को बेच दूंगा मैं अपनी जमीन। और इस तरह से बदला लेने की भावना के तहत इस तरह की एक्टिविटीज आपको दिखाई देती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये तय कर देगा कि आप जब जमीन बेचने जा रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी को बाद में बेच पाएंगे, पहले उसके आप अपने ही परिवार के सदस्यों से आपको उस पर ये तय करना होगा कि साहब, अगर आप ले रहे हैं तो फर्स्ट राइट ऑफ रिजेक्शन जो है वो फैमिली के पास आ जाएगा। और ऐसा कंपनियों के मामलों में भी होता है, जब आप खरीद फरोख्त करते हैं, कंपनियों में स्टेक खरीदते हैं, तो राइट ऑफ रिजेक्शन जो जिसे बोला जाता है कि आप जब मना कर देंगे तब दूसरे को स्टेक बेचा जाएगा। ऐसा कई क्लॉज बनाए जाते हैं। यही बात अब परिवारों की खेती की ज़मीन पर लागू होगी, जहाँ पे कि मान लो जो 2 भाई हैं वो अगर मना कर दें कि भाई हमें नहीं खरीदना, अब तुम किसी तीसरे पार्टी को बेच सकते हो जी। तब ये सुनिश्चित कैसे होगा सर? इसमें भी तो एक रार की वाली बात होगी। नहीं, इसमें एनओसी लेना होगा। अच्छा, एग्जैक्टली। लेकिन सर इसका दुरुपयोग भी तो हो सकता है। अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी हम समझे कि मान लीजिए अगर किसी को जरूरी हो, मान लीजिए किसी की बेटी की शादी करनी हो, उसको बेचना हो एक पार्ट, और बाकी के 2 भाई कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि अदावत चल रहा है, वो ना चाहें, उनके काम में दखल अंदाजी करना चाहें, एनओसी ना लिखना चाहें, तब क्या होगा मामला? हाँ, ये भी इसका एक एस्पेक्ट है कि जहाँ पर कि 2 भाई अगर इस बात के लिए 2 लोग मिल जाएं, एक को सताने लगे, उसमें ये मान लीजिए एक बहन हो, बहन को ना देना चाहें 2 भाई। हाँ, ये इस चीज़ का भी एस्पेक्ट यहाँ हो सकता है कि 2 लोग या 2 लोग इकट्ठे हो जाएं और तीसरे को, या ये भी हो सकता है
कि मान लीजिए मार्केट में आपको दाम मिल रहा है 1 लाख रुपए बीघा, Exactly. और वो कहें कि हम तो 50,000 रुपए बीघे पे खरीदेंगे। आज अगर तुम नहीं दोगे तो एनओसी नहीं देंगे। हाँ, तो ये स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन बड़े तौर पर इससे मुझे लगता है कि ज़मीनों से जुड़े हुए जो विवाद हैं वो लिटिगेशन जो हैं वो उनको ख़त्म करने में मदद मिल सकती है। अब इस कहानी में जो चूंकि सुप्रीम कोर्ट वाला एंगल है तो पहले पूरा मामला भी समझा देना बहुत ज़रूरी होता है सर। देखिए ये मामला जो है महेंद्र और अन्य बनाम जो है पूरन सिंह का केस है। पिता की मृत्यु के बाद बेटों को जो है विरासत में खेती की ज़मीन मिली थी। कुछ भाइयों ने अपने हिस्से की ज़मीन जो है 28 दिसंबर 2011 को एक बाहरी महिला यानी श्रीमती पूनम को जो है बेच दी थी। परिवार के एक अन्य भाई ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 के तहत पहले उसे ज़मीन खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए था, जिस मामले पर जो है ये पूरा मामला आया सर। इसमें सिविल कोर्ट का भी एक वक्त जो है स्टेटमेंट है। सिविल कोर्ट ने भी कहा था कि धारा 22 जो है कृषि भूमि खेती की ज़मीन पर लागू नहीं होती, इसलिए परिवार के सदस्य की याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद पूरा ये मामला गया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जिसको आपने बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। अब चूंकि मैंने ही ये प्रश्न उठाया था सर कि कौन जिस कहानी में जो है क्लास 1 उत्तराधिकारी हैं, तो देखिए इन लोगों को जो है क्लास 1 उत्तराधिकारी माना जाता है। बेटा, बेटी, पत्नी, माँ, यही वो लोग हैं जिन्हें जो है सीधे उस व्यक्ति विधवा भी है। अगर कोई बेटा है उसकी मौत हो जाती है और उसकी जो पत्नी है वो भी फिर क्लास 1 में आपकी जो उत्तराधिकारी में गिनी जाएगी, जो बेटे की पत्नी है। अच्छा, ठीक है सर। चलिए, तो अब लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो लैंड रिफॉर्म्स में और क्या क्या करने की ज़रूरत है। और इसके हाल फिलहाल में हम लोगों ने मनी सेंट्रल में एक और कहानी की थी, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, तमाम तरह की मैपिंग, जियो टैगिंग की बात कही जा रही थी। उस सिलसिले में भी बात आगे बढ़ रही है। देश जो है आगे बढ़ रहा है लिटिगेशन को कम करने के मकसद से। हाँ बिल्कुल, उसमें आप ये समझिए कि डिजिटाइजेशन, सारे रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण करना, उनको डिजिटल रिकॉर्ड रखना, रजिस्ट्री के डिजिटल रिकॉर्ड रखना, ये सब व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं। कई राज्यों में रजिस्ट्री को लेकर भी नियम बदले गए हैं, जहां पहले आपका जो रिकॉर्ड, जैसे उत्तर प्रदेश में किया गया कि आपके जब तक सारे रिकॉर्ड आपके जांच लिए नहीं जाएंगे तब तक किसी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। किसके नाम ज़मीन है, क्या किसने कब खरीदी बेची, इस सब की जब तक पड़ताल नहीं हो जाती तब तक आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते। तो सरकारें जो है बड़े लेवल पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्यों की, वो जो ज़मीन से जुड़े आपके जो रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म है, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि सरकारों को या प्रशासन के लेवल पर अगर आप बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर देखेंगे तो प्रशासनिक स्तर पर सबसे ज़्यादा जो अफसरों की दिक्कतें हैं, कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं, वो ज़मीन से जुड़े विवाद ही हैं। जितना अगर आप किसी अफसर के पास जाइए, वहाँ ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं वो नाली की विवाद है, मेड़ का विवाद है, वो किसी की ज़मीन चबूतरे पर कब्जा या खेत पर कब्जा, इसी तरह के विवाद, आपको किसी के दीवार बनाने का विवाद, कब्जा करने के बाद, यही विवाद पूरे के पूरे आपको कलेक्ट्री पर, कचहरी पर आपको दिखाई देते हैं। और देश में की भी बात कर लीजिए सर, 5.5 करोड़ से अधिक केस जो है अभी भी फिलहाल पेंडिंग है। अब देखिए उसका कब निपटारा होता है। और जैसा कि ज़मीन वाले मामले में सर पीढ़ी दर पीढ़ी उजड़ जाती है। दादाजी केस लड़ते रहते हैं, पोता उसके बाद जो है उसकी जो है गवाही देता फिरता रहता है, उसको पता चलता है कि हमें क्या फैसला हुआ। तो इस सब चीज़ों को भी जो है दुरुस्त करने की ज़रूरत है।